आपकी आवाज़ बहुत okay. Bismillahirrahmanirrahim. So last time we have completed our leads part, like how many leads we have for ECG. So we discussed that there are 12 leads, and out of those 12 leads, 6 are called chest leads, and so we can say 6 are chest leads, 3 are unipolar limb leads, 3 are bipolar limb leads. Okay, so we have done this part. Now today we will learn that how these leads are arranged. Okay, so ये leads जो होती हैं ये arrange इस तरह होती हैं, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये leads जो chest lead पे होती हैं, जो chest पे होती हैं वो इस तरह arrange होती हैं कि वो राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, और ये स्टार्ट होती हैं फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से होती हैं। लाइक फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट साइड पे लीड 1 होती है, इसी तरह लीड 2, लीड 3, लीड 4, लीड 5। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अगर हम लोग ये देखें, देखो ये जो तुम्हें पिक्चर नजर आ रही है, ये जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें अगर तुम ये देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक व्यू दिखा रहा हूँ जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो लीड्स होती हैं वो इज जस्ट लाइक अ कैमरा, ठीक है ना। वो किस तरह कैमरे की तरह काम करती हैं वो लीड्स के, अगर हम अगर हम देखें, ये देखो ये लीड 1 है, मैं यहाँ पे तस्वीर ये लाइन बना रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो है जनाब आपकी लेफ्ट लेग है, ये आपका राइट आर्म है और ये आपका लेफ्ट आर्म है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पहले तो ये देख लें कि आवाज़ आ रही है। मुझे चैट पे जवाब दो, जवाब नहीं आता मेरे पास, बड़ी लेट आता है जवाब, क्या मसला है? फरहान आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? बच्चों को जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा, बीच बीच में बच्चों तुम लोग कोई ना कोई क्वेश्चन करते रहा करो ताकि पता चले कि यू आर अलाइव, आप लोग सुन रहे हो मुझे। अब जल्दी से मैं बताऊं, लीड 1 की अगर आप तस्वीर देख रहे हो तो लीड 1 राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। लीड 2 को अगर मैं आपको दिखाऊं तो लीड 2 राइट से लेफ्ट लेग की तरफ आ रही है, देख रहे हो। और लीड 3 अगर मैं आपको बताऊं तो लीड 3 जो है वो लेफ्ट से लेफ्ट लेग की तरफ। तो ये जो पूरा एरिया है, ये मैं कहूँ इतना बड़ा एरिया, इसको मैं कहूँगा लेफ्ट लेग का एरिया। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब क्लियर है? कुछ बच्चों को कम आ रही है आवाज। अच्छा भाई, सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। मैं ये कह रहा था कि मैंने दिखाया आपको लीड 1 राइट से लेफ्ट की तरफ, लीड 2 राइट से लेफ्ट लेग की तरफ, और लीड 3 ये रही लीड 3, ये लीड 3, ठीक है जी, ये रही लीड 3।
दिस इज लीड 3, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पिंक इनका कलर चेंज करता हूँ और इसको ये, सो ये रही लीड 3। अच्छा, ये जो आप एंगल देख रहे हो ना -60 और +120, ये क्या है बेसिकली? ये वो एंगल है जहां से ये लीड रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रिकल करंट को। ओके, ये हमारा हार्ट है, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, ये हमारा परकंजी फाइबर्स, लेफ्ट बंडर ब्रांच, राइट बंडर ब्रांच, और ये परकंजी फाइबर्स। तो ये हमारा वेक्टर ऑफ द हार्ट है। ये जो मैंने एरो बनाया है, नजर आ रहा है ये सबको? वेक्टर ऑफ द हार्ट, ये मेरा वेक्टर ऑफ द हार्ट है। और ये तकरीबन 55 डिग्री या 60 डिग्री पे होता है, यानी कि हमारा हार्ट का जो करंट ट्रैवल करता है, हेलो, जो हमारा हार्ट का करंट ट्रैवल करता है वो 58 या 60 डिग्री पे करंट करता है। एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? काइंडली कंफर्म। सो ये जो हमारा हार्ट का करंट है ये 58 या 60 डिग्री पे ट्रैवल करता है। और अब जितनी भी हम लीड्स लगाएंगे, अगर तो हमारी लीड्स इस करंट की डायरेक्शन के साथ होंगी तो वो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। एक बात तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि हम जो ये ईसीजी देखते हैं ना, PQRST, ठीक है जी। अब हम जो ये रिकॉर्डिंग देखते हैं उसमें कुछ वेव्स हैं अबव द लाइन और कुछ वेव्स हैं बिलो द लाइन। तो एक रूल ऑफ थंब याद करो, जो मैं बोल रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लो। इफ the flow of current in the heart is towards the recording electrode, दोबारा सुनो, if the flow of current in the heart is towards the recording electrode, the wave will be positive above the baseline. दोबारा सुनो, if the flow of current in the heart is towards the recording electrode, the wave will be above the baseline. And if the flow of current is away from the recording electrode, the wave will be negative. समझे मेरी बात? देखो, ये हार्ट है और ये मैं कह रहा हूँ ये लीड V2 पड़ी है। ये लीड V2 जो है ये रिकॉर्ड कर रही है, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ये पड़ी है, ये यहाँ पे हमने प्लेस की हुई है। या मैं कह देता हूँ कि जी लीड 1 यहाँ पे प्लेस की हुई है, मगर V2 में लेता हूँ वो अच्छी है। अब मैंने क्या बताया कि जो हार्ट का वेक्टर है वो भी +58 या +60 के करीब है। तो इसका मतलब है जो हार्ट में करंट ट्रेवल करेगा वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन में क्या पड़ी है, V2 पड़ी है। ठीक है, अगर मैं V2 नहीं, सॉरी लीड 2 पड़ी है, और अगर मैं लीड 3 ले लेता हूँ कि यहाँ से भाई मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अकेला इसको, तो भी मेरा फ्लो ऑफ करंट क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मगर ये लीड भी नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स द अपेक्स, ये अभी भी टुवर्ड्स है। अब मैं लेता हूँ लीड AVL, अब मेरा फ्लो ऑफ करंट यूं है, नीचे आ रहा है, मगर मेरी लीड कहाँ है, अवे पड़ी है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ लीड 2 की रिकॉर्डिंग करके दिखाओ, तो लीड 2 की रिकॉर्डिंग इस तरह होगी। ये P Q बहुत छोटी बोल के नहीं बनेगी, Q R S और T। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? स्टूडेंट्स, आंसर मी इन चैट प्लीज। रिपीट करें, ओके। मैं रिपीट करता हूँ, देखो जी, मैं न्यू स्लाइड लगाता हूँ जी, और ये मैं आपको ब्लैंक स्लाइड, और मैं ये हार्ड है, एक मिनट, ओके, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मेरा हार्ट है, ठीक है।
अभी भी आवाज कम आ रही है भाई, जुल्करनैन को ही आवाज कम आ रही है शायद। जुल्करनैन तुम अपना माइक चेक करो। अच्छा ये हार्ट है और ये मैं कहता हूँ लीड 2 यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही है, ये लीड 2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ऐसे नोड से इम्पल्स निकला और एट्रिया में गया, उसने एट्रिया को डीपोलराइज किया। जब उसने एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा है वो, जब वो एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा है तो उसका फ्लो ऑफ करंट क्या है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड है? मुझे जवाब दो, इज इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड या अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड? टुवर्ड्स। तो मैं कहूंगा जो एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी वो ऊपर बनेगी, ठीक है। अब ये आ गया नीचे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में ये गया आपका पूरे वेंट्रिकल में राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। और जब राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में जा रहा है तो ये टुवर्ड्स जा रहा है अवे जा रहा है? राइट और लेफ्ट में टुवर्ड्स जा रहा है अवे जा रहा है? टू नहीं, क्यों अवे जा रहा है? देखो ये टुवर्ड्स, मैं एरो बना देता हूँ, ये रहा, ये टुवर्ड्स है, अवे नहीं है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरी आर वेव भी क्या बनी, ऊपर बनी। अब मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो ना मैंने एरो बनाया है, ठीक है। फिर ये करंट मेरा ट्रेवल कर रहा है यूं ऊपर परकंजी सिस्टम में, अब ये जा रहा है कहाँ पे, अवे। तो मेरी क्या बन गई, एस वेव बन गई। और फिर जब ये डीप रीपोलराइज करेगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि मेरी टी वेव क्या बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी। बच्चों बात समझ में आ रही है? पहले तो मुझे जवाब भी देते हो तुम लोग उस पर। काइंडली गिव मी एन आंसर। ओके, so it means if the flow of current is towards the recording electrode, the ECG wave will be above the baseline, and if the flow of current is away from the recording electrode, the ECG wave will be below the baseline. अब ये जो Q wave होती है जनाब, ये Q wave कहलाती है ब्रांच टू द सेप्टम। और ये ब्रांच टू द सेप्टम क्या होती है? ये ब्रांच टू द सेप्टम क्या होती है जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। इफ यू कैन सी, ये जब ये एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर होता है तो एक छोटी सी ब्रांच यूं जाती है, तो ये अवे होती है, तो इसकी वजह से हमारे थोड़ा सा क्यू वेव बन जाती है जो बिलो द बेसलाइन, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? अब हम आगे चलते हैं, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी गो फॉरवर्ड। अच्छा जी, तो हम यहाँ जितनी भी लीड्स देख रहे हैं भाई, अगर तो जितनी भी लीड जो ऊपर है नेगेटिव साइड पे, जो -150, -120, -90, -30, इसमें एक AVL है, एक AVR है, ये मोस्टली कहलाती है नेगेटिव लीड्स, यानी कि इनमें ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग होगी वो नेगेटिव होगी। जबकि 1 है, 2 है, AVF है, 3 है, ये ज़्यादातर क्या कहलाती है, पॉजिटिव। इनमें ज़्यादातर रिकॉर्डिंग जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो इज अ सॉर्ट ऑफ कैमरा, ठीक है, इज अ सॉर्ट ऑफ कैमरा बाय विच we can see or record the electrical activity in the heart. Clear? Can I go ahead? Clear? Answer me. Okay. So मैं आगे चलता हूँ। So अब मैं ये कह सकता हूँ, limb leads look at heart in the coronal plane. AVL 1, 2 are the lateral, 2, 3 AVF inferior, AVR right side of that. अच्छा ये देखो जी, मुझे बताओ हार्ट को लेटरल से AVL देख रही है साइड से और 1 देख रहा है, ऐसे ही है ना। क्यू कैसे ब्रांच है, क्या मतलब? क्यू ब्रांच नहीं है, क्यू दरअसल इज अ वेव रिकॉर्डेड व्हेन द करंट फ्लो इन द ब्रांच टू द सेप्टम। जो सेप्टम है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको एक छोटी सी ब्रांच जाती है, जब वो डिपोलराइज होती है ना तो हमारी क्यू वेव बनती है।
क्यू वेव ब्रांच नहीं, इज नॉट अ ब्रांच। अब मुझे बता, एवीएल और वन ये दोनों हार्ट को ऊपर से देख रही हैं, नीचे से रिकॉर्ड कर रही हैं, साइड से रिकॉर्ड कर रही हैं? वन और एवीएल, जवाब दो भाई। फ्रंट से कैसे कर रही हैं? आप देखो, ये देखो, ये है इनका डायरेक्शन, ये है इनका डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से देख रही है। सॉरी, कलर चेंज करते हैं। ऊपर से कह सकते हो, ठीक है, मगर इसको हम कहते हैं लेटरल एंगल, ये लेटरल ही देख रही है। तो हार्ट की जितनी भी लेटरल वॉल होंगी उनकी ज्यादातर रिकॉर्डिंग किसमें आएगी? वन और एवीएल में। अच्छा, 2-3 AVF ये इंफीरियर से देख रही है, सुपीरियर से देख रही है, लेटरल से देख रही है? 2-3 AVF, इंफीरियर। तो आप देख लो, 1 AVL, 2 को इसने लिखा है मगर मैं 2 से एग्री नहीं करता, बुक में भी 1 और AVL लिखी है। 1 AVL इज द लेटरल है, 2-3 AVF इंफीरियर है, और AVR राइट साइड से देखती है। और AVR को हम साथ में आगे बताऊंगी, AVR को हम बहुत ज्यादा इतना ज्यादा हम उसको परसू नहीं करते। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि यार कोई बीमारी है, देयर इज सम इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर इन द लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट, तो वो लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट तो कौन सी लीड में प्रोमिनेंट नजर आएगा? इफ देयर इज सम डिफॉर्मिटी और सम प्रॉब्लम, एवीएल और वन में, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इंफीरियर वॉल में अगर कोई इश्यू है तो वो कौन सी लीड्स में नजर आएगा? अगर इंफीरियर वॉल में 2-3 AVF, AVF भी बोला करो, ठीक है। अब ये आप लीड देख, ECG देख रहे हो। अच्छा जी, मैं आपको इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल बता दूं। हाँ जी, सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको किस लीड के अंदर वेव्स नजर आ रही है? टेल मी, इन विच लीड्स यू सी द नेगेटिव वेव्स? टेल मी, फर्स्ट वन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नंबर बताओ, नाम नंबर दोनों लिखा हुआ है। फर्स्ट वन तो मुझे पता नहीं है कौन सी है। फर्स्ट वन आप इसको बोल रहे हो कि फर्स्ट वन आप इसको बोल रहे हो? आई डोंट नो। टेल मी, इन विच लीड यू सी मोस्ट ऑफ द नेगेटिव वेव्स? यार इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है यार। कांट सी प्रॉपरली सर, नंबर। अच्छा जी, ओ अच्छा 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 अच्छा, तो इसको शायद नहीं बोला, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, इसे हम कह रहे हैं AVR। हाँ ठीक है, लिख दिया AVR। दूसरे नंबर पे हम देखें तो हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी नजर आ रही है AVL में। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमें V1 में कुछ नेगेटिव नजर आ रही है, फिर V2 में भी नजर आ रही है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मगर ज्यादातर जो मोस्ट नेगेटिव है वो AVR में है और फिर AVL में। तो अब देखो भाई, वापस देखो, AVR कहाँ पड़ी है? ये पड़ी है AVR, ये पड़ी है AVR। तो फ्लो ऑफ करंट तो यूं है और AVR पड़ी है उल्टी, तो वेव क्या बनेगी? PB भी नेगेटिव बनेगी, R भी नेगेटिव बनेगी। और ये पड़ी है AVL, तो फ्लो ऑफ करंट तो यूं है और ये दरअसल, ठीक है, हम यूं कह सकते हैं कि ये राइट साइड पे फ्लो ऑफ करंट जा रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, मगर जा तो अवे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगी? AVL में भी नेगेटिव बनेगी।
तो अब बात समझ में आ रही है मेरी। जबकि मोस्ट पॉजिटिव वेव जो बन रही है वो अगर आप देखो तो वो किस में बन रही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, तो बहुत जबरदस्त किस्म की जो पॉजिटिव बन रही है वो लीड 2 में बन रही है। देख लो, ये देखो, जबरदस्त पॉजिटिव वेव्स आ रही है, लीड 3 में आ रही है, AVF में आ रही है। क्यों? अभी मैंने बताया आपको क्यों। Why? Tell me the answer. Why it is the 2, 3 and AVF have most positive waves? क्यों भाई? Why? Why? Answer me. It's because the leads are placed that when the current of the heart travel, it travel towards the lead. ठीक है? So that's why. और AVL और AVR में क्या मसला था कि वो थोड़ी सी अवे पड़ी है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो वो थोड़ा सा अवे होगा, तो उसमें नेगेटिव लीड्स आएंगी। एट्रियम में जा रही है बिकॉज करंट इज गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, दैट्स वेरी गुड। अब जनाब मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखो ये लीड 1 है, ये आपको नजर आ रही है लीड 1, आपको नजर आ रही है जनाब ये लीड 1, ये AVR, ये AVL, ये 2, ये 2, ये 3, ये AVF, और नीचे लीड 2 दोबारा ली हुई है। लीड 2 और V5 अगर मैं कहूं, और टू सम एक्सटेंड V6, मतलब चलो लीड 2, V4 और V5, मैं 3 लीड्स लेता हूँ। लीड 2, V4 एंड V5 आर वो ऐसी लीड्स हैं जिनकी प्लेसमेंट एग्जैक्टली एट द एपेक्स की तरफ पड़ी है। कहाँ पड़ी है? दोबारा सुनो, एग्जैक्टली एट द एपेक्स। सो इन वेव्स में बहुत जबरदस्त पॉजिटिव हमें अबव द बेसलाइन वेव्स नजर आएंगी इन लीड्स में। और इसमें से जो लीड 2 को हम लेते हैं वो हम लेते हैं लीड फॉर चेकिंग द रिदम एंड द रेट ऑफ द हार्ट, यानी कि हमने एक लीड को अपना गुरु मान लिया। वी थिंक दैट एक लीड ऐसी है जिसको कि हम अपना प्राइमरी लीड या हम अपना कह लें कि एग्जाम्पलरी लीड मान लेते हैं, जिससे हम क्या चेक करेंगे? रेट और रिदम। तो इसीलिए जब कभी भी कोई ECG का टेक्नीशियन जब कभी भी कोई ECG लेता है या कोई डॉक्टर ECG लेता है तो हम कहते हैं लीड 2 लंबी लेना भाई। तो देख रहे हो लीड 2 बहुत लंबी है भाई, अगर आपको नजर आ रही है लीड 2 बहुत लंबी है। ये नीचे नजर आ रही है? आ रही है भाई? तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे फॉर एक आइडियल लीड लेते हैं फॉर चेकिंग द रेट एंड रिदम। समझ में आई बात यहाँ तक? मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आई एम गोइंग वेरी स्लो बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इस कॉन्सेप्ट को मिस करो। सो एवरीबडी इज लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। मैं आगे चलूँ? लीड 2 2 नहीं है, कहाँ है लीड 2 2? बताओ मुझे लीड 2 2 कहाँ है? ये रे लीड 2। सर व्हाई दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लीज रिपीट। क्या लीड्स? भाई लीड के 2 पोल होते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, वो मैंने पिछले लेक्चर में समझा था। अच्छा मैं आपको एक और चीज शेयर कर देता हूँ, 1 2 और 1 4 पे है क्या मतलब? मैं आई डोंट अंडरस्टैंड। एक मिनट मैं इरेजर यूज करता हूँ। ये रे लीड 2 और ये रे लीड 2, जहाँ मेरा इरेजर है। अच्छा मैं आपको अभी मैं पॉइंटर से कर देता हूँ। ये क्या नजर आ रहा है? ये मेरा एरो नजर आ रहा है, ये लीड 2 है और ये लीड 2 है, ये लीड 2 है। तो मैंने कहा ना पहली लीड 2 तो हमने इसलिए ली कि वो तो हमें ECG की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो लीड 2 आई, सारी लीड्स गिरी। और फिर हमने आखिर में लीड 2 ली, क्योंकि हमने आखिर में लंबी लीड लेनी है ताकि हम उसका रेट और रिदम चेक करें। ठीक है? ठीक है। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आखिर में 2 मिनट के लिए क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है ना? जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं वर्बल क्वेश्चन। अच्छा मैं आगे जाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ।
अच्छा, ये तो अब आपने चेस्ट लीड्स की अरेंजमेंट तो देख ली थी, वो तो पिछली दफ़ा हमने की थी। अब ये क्या है जनाब, जल्दी से बता दो अभी यार, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। पी वेव क्यों नज़र आती है? पी वेव इज बिकॉज ऑफ, पी वेव इज बिकॉज ऑफ, 1 मिनट, हाँ, ओके। भाई पी वेव क्यों जनरेट होती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, दैट्स वेरी गुड। क्यू आर एस क्यों जनरेट होता है? जल्दी जल्दी आंसर दो, टाइम शॉर्ट होता है, तुम लोग बहुत देर लगाते हो यार, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों जनरेट होता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। टी वेव क्यों जनरेट होता है? टी वेव क्यों जनरेट होता है? टी 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 वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो वेयर इज एट्रियल रिपोलराइजेशन? भाई एट्रियल डिपोलराइजेशन बताइए, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बताइए, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बताइए, तो वेयर इज एट्रियल रिपोलराइजेशन? वेयर इज इन क्यू आर एस। क्यों? वाई? वो हमें अलग से नजर क्यों नहीं आ रही? मिक्स विद क्यू आर एस, यस आई अंडरस्टैंड, यू आर राइट, बट क्यों मिक्स क्यों हो गई भाई? एक फराज ज्यादा जवाब दे रहा है और एक बच्चा कोई और है, ज्यादातर बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्यों भाई? ऑलमोस्ट 68 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। कोई बात नहीं, गलत जवाब दो, आई डोंट माइंड, गिव मी अ रॉन्ग आंसर। वाई? सेम टाइमिंग में भी, जब सेम टाइमिंग होगी इसका मतलब है कि क्यूब के वेंट्रिकल मास पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा है, तो वो जब दोनों, वो वेंट्रिकल डिपोलराइज कर रहा है, एट्रिया रिपोलराइज कर रहा है, तो एट्रिया की रिपोलराइजेशन के ऊपर वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन इसलिए सुपर इम्पोज कर जाएगी क्योंकि वो मास पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रिकल करंट उसको ज्यादा शो ऑफ करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, और चीजें नजर आ रही हैं कुछ? यू कैन सी हियर पी आर इंटरवल। व्हाट इज पी आर इंटरवल? किसी को पता है? जल्दी से बताओ, आप लोग बताते जाओगे तो मेरा टाइम बचेगा। व्हाट इज पी आर इंटरवल? मैं यहाँ हार्ट बना रहा हूँ। व्हाट इज पी आर इंटरवल? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम? नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, इस बीच में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट ये क्यों बनती है? चलो ठीक है, मैंने जवाब मान लिया। भाई मैं कहता हूँ कि ये एट्रियल डिपोलराइजेशन शुरू हुई, ये एवी नोड में आई और ये एवी नोड के बाद इसको वेंट्रिकल में जाना है, तो ये वेंट्रिकल में जाने से पहले ये एवी नोड में फंस जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एवी नोड में फंस जाएगी। और जो ये एवी नोड में फंस रही है ना, ये क्यों फंस रही है? ये इसलिए फंस रही है कि अगर ये एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रिया के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एज इट इज विदाउट स्टे इन द एवी नोड या विदाउट डिले इन द एवी नोड, अगर ये वेंट्रिकल में चला जाता, इफ इट गोज टू द वेंट्रिकल, सो व्हाट हैपेंस? एट्रिया एंड वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। एट्रिया और वेंट्रिकल क्या करते हैं? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, दोबारा बताओ तुम लोग। दिस टाइम फ्रॉम डिपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड अप टू द वेंट्रिकल, सही है। सो बेटा प्रॉब्लम ये है कि देखो एसए नोड ने इंपल्स जनरेट किया, व्हेन द एसए नोड जनरेटेड एन इंपल्स इट गोज टू द एट्रिया एंड देन टू द एवी नोड एंड देन टू द वेंट्रिकल। ठीक है, अगर ये एवी नोड में डिले ना करता तो एट्रिया का इंपल्स डायरेक्टली एसए नोड से निकल के सीधा कहाँ पहुंचता? वेंट्रिकल में, और एट्रिया और वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट करते, तो एट्रिया कोशिश करता अपना ब्लड वेंट्रिकल में डालने की और वेंट्रिकल कोशिश करता अपना ब्लड एट्रिया में डालने की, तो बजाय इसके कि वेंट्रिकल अपना ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में डालता, वो एट्रिया और वेंट्रिकल में मिक्स होता रहता। मैंने बहुत लंबी तमहीद बांध दी, मगर आई थिंक यू हैव टू नो इट। मैं दोबारा थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ, शायद अगर तुम्हें नजर समझ में। अच्छा ठीक है जी।
अच्छा, अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो वेंट्रिकल, ये जो एवी नोड के अंदर इम्पल्स एसए नोड से आया और एवी नोड में डिले कर गया, ये डिले टाइमिंग होती है तकरीबन 0.11 से लेके 0.20 सेकेंड्स और आइडियल टाइमिंग होती है 0.16 सेकेंड। तो इस टाइमिंग के दौरान इम्पल्स एवी नोड में फंस जाता है, डिले करता है और इस डिले के दौरान एट्रिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जो पहले डीपोलराइज हो चुका है और अपना सारा ब्लड किस में डाल देता है, वेंट्रिकल में। अब जब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल में डाल चुका है तो अब 0.16 सेकंड के बाद ये इम्पल्स यहाँ से निकल के किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल को क्या करेगा, डीपोलराइज, और फिर वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। So PR interval is basically called as AV delay and it is approximately 0.16 second. And during this contraction, the atria fully contract and pour its blood into the ventricle. PR segment is basically after atrial depolarization, यानी कि ये exact जो atrial contraction का टाइम है ना, वो ये है PR segment। PR interval तो पूरा ही है, depolarization और contraction दोनों मिल गए। ST segment क्या है? ये जो ST segment नजर आ रहा है, ये ST सेगमेंट है कि जब एट्रिया वेंट्रिकल डीपोलराइज कर गए और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन है, इस दौरान में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और QR इंटरवल क्या है कि वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की, इनके डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रीपोलराइजेशन। ये कुछ सेगमेंट्स है जिनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। आगे चलता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट इंटरवल। सेगमेंट इंटरवल में क्या होगा, आपको वेव्स नजर आएंगी, सेगमेंट में कोई वेव नहीं इंक्लूडेड होगी, ये आपको फर्क मिलेगा। अगर आप इंटरवल में देखो तो आपको वेव्स, एक बहुत बड़ा पीरियड होगा और वेव होंगी इंक्लूडेड, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कोई भी एक वेव, जबकि सेगमेंट इन बिटवीन द वेव्स जो पार्ट होता है वो सब सेगमेंट है। ठीक है, समझ में आ गई भारती? ये मेरे ख्याल में एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये यहाँ से नोट निकल रही है। अच्छा, आप यहाँ बना लो, मैं बना देता हूँ आपको। ये ऐसे नोट से इम्पल्स निकला, एवी नोट में आया, मैं थोड़ा डार्क पेन लेता हूँ। ये ऐसे नोट से इम्पल्स निकला, एवी नोट पे आया, फिर एवी नोट से इम्पल्स गया बंडल ऑफ हिज पे, फिर बंडल ऑफ हिज से राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच पे जा रहा है, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच से परखंजी फाइबर पे गया, और ये सब। ठीक है, does the superposition of atrial depolarization on QRS increase the complex or has no effect? What do you mean by superposition of, यूं कहेंगे ना, superposition of ventricular depolarization on atrial repolarization? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता until unless कोई इशू हो, जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाए तो प्रॉब्लम्स होती है, वरना कुछ नहीं। अच्छा, जब कभी भी आप ईसीजी चेक करोगे तो ईसीजी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी, आप किस टाइम पे ईसीजी, ये दरअसल ईसीजी आपके लिए नहीं है, ये एक इलेक्ट्रीशियन के लिए, मगर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी एज ए डॉक्टर कि जनाब आप जो ईसीजी चेक कर रहे हो उस ईसीजी के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कहीं गलत आदमी की ईसीजी तो चेक नहीं कर रहे हो। सो टाइम एंड डेट इंडिकेशन कि भाई क्या इसको साइलेंट सिम्टम्स थे, एनी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट ईसीजी हुई है, इज अ पार्ट ऑफ सीरियल ईसीजी और सीक्वेंस। अब आती है मेन चीज़ें, अब तो शुरू हो रही है मेन चीज़ें। आप देखोगे ईसीजी की मशीन कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, ये डॉक्टर के यहाँ पे काम है। आपको उसका रेट चेक करना है, आपको उस मरीज की ईसीजी का रिदम चेक करना है, आपको उसकी एक्सिस ऑफ द हार्ट चेक करना है, आपको उसको एनी एलिमेंट ऑफ ट्रेसिंग इन ईच लीड, यानी कि कोई लीड जो है वो आगे पीछे हो रही है, कोई लीड के अंदर कोई बीमारी नज़र आ रही है, वो हमें चेक करनी है। तो मेन है रेट, रिदम एंड एक्सिस। मैं इन सबको और कट शॉर्ट करता हूँ, रेट, रिदम एंड एक्सिस, ये तीन आपको फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपको आनी चाहिए। कैलिब्रेशन का क्या मतलब है भाई? कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि जब आप ईसीजी का पेपर देखते हो
वो ईसीजी का पेपर। अब आपको पहले तो ईसीजी के अंदर आपको पेपर को पढ़ना आना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एंड शो, और मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वो है जनाब, कहाँ गई है टाइटन? नज़र आ रही है? टाइटन नज़र आ रही है? गाइडन की पिक्चर नज़र आ रही है? यस, ओके। तो सबसे पहले तो ये लीड समझ लो। मेरे ख्याल में अब इस लीड को समझने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो मेरा अंदाज़ा है, जो आई थिंक कि मैं अगर कहूँ ये लीड 1 है, ये लीड 2 है, ये लीड 3 है, और इसी तरह हमने उसमें भी बनाया था जो हमने पीछे देखा। ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे आते हैं, नीचे आ जाओ। ये देखो, और नीचे हैं, और नीचे हैं, और नीचे हैं। ये जनाब, ये आप अगर ये देखो, ये आपको ईसीजी का पेपर नजर आ रहा है। मैं इसी में समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बड़े थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा जहन को इधर उधर ले जाओगे तो फिर मसला होगा। ठीक है ना? ये क्या है? ये एक मिनट, एनोटेशन, एनीबडी कैन हेल्प मी? मुझे एनोटेशन बनानी है, सो हाउ कैन आई राइट? मैंने एनोटेशन पे क्लिक किया। अच्छा चलो, नहीं मुझे समझ में आ रहा। बहरहाल आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो मैं, ये मेरा माउस कहाँ पड़ा है? ये फर्स्ट लाइन पे पड़ा है, और यहाँ से लेके ये सेकंड लाइन, ये नज़र आ रही है? एक, ये देखो, ये आप देख रहे हो, यहाँ से लेके ये नज़र आ रहा है। अब ये हम कहेंगे वन बिग बॉक्स, इसको मैं क्या कहूँगा? एक बिग बॉक्स ईसीजी के पेपर पे। सो ये हमारा एक बिग बॉक्स है ईसीजी के पेपर में। मैं यहाँ बना लेता हूँ ये एक बिग बॉक्स, ये एक बिग बॉक्स मैंने यहाँ बना लिया। सॉरी, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बना। ठीक है, और इस एक बिग बॉक्स में मुझे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 0 से शुरू करूंगा मैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया खुद भी और दो तुम। ये 0 से 1 तक, ये ऊपर वाला बॉक्स हमने छोड़ दिया। तो 1 2 3, ये 1 है, 4 और 5। कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं मुझे एक बिग बॉक्स में? 5 बॉक्सेस। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं 0 से शुरू करूं तो ये 5 बिग बॉक्सेस को मैं बोलूंगा 1 सेकेंड। ठीक है, और जो हर बिग बॉक्स है वो 5 में डिवाइड है, तो हर बॉक्स को मैं बोलूंगा 0.20 सेकेंड। कितने का हो गया? सो 1 लार्ज बॉक्स, देन 5 स्मॉल बॉक्स। समझ में आ रही है मेरी बात? 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड?
1 big box is equal to how much seconds? 1 second. 1 big box contain how much small boxes? 5. Each small box contain, each small box is how much second? 0.2 second. गुड. फिर हर स्मॉल बॉक्स भी 5 स्मॉलेस्ट बॉक्सेस में होगा. 2. मेरे यार हाथ थोड़ा सा हिल रहा है. 3. 1 2 3 4 और ये 5. तो हर स्मॉल बॉक्स फिर स्मॉलेस्ट बॉक्स होगा और ये स्मॉलेस्ट बॉक्स होगा 0.04 सेकेंड्स. समझ में आई बात? 1 large box is equal to 1 second. 1 small box is equal to 0.20 second. 1 smallest box is equal to 0.04 second. So 1 सेकेंड में 5 स्मॉल बॉक्स, हर स्मॉल बॉक्स में 5 स्मॉलेस्ट बॉक्स, तो टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 स्मॉलेस्ट बॉक्सेस हो गए. कुछ समझ में आई बात? हाँ 25 लिख दिया भाई अब्दुल कादिर ने पहले. दैट्स वेरी गुड. तो इससे साबित क्या हुआ जनाब कि अगर हम 1 सेकेंड लेते हैं पेपर का तो उसमें, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ शायद आपको समझ में आए. वन मिनट. अच्छा मैं इसको कर देता हूँ क्लियर सारी को और ड्राइंग को. अब देखते हैं फ्रॉम हियर ये कितने सेकंड है? हेलो 1 सेकंड. ये कितने सेकंड है? ठीक है. और जनाब इसको लार्ज करूं पहले. और जनाब मैं इसको लेता हूं ये कितने सेकंड है? 0.04. सो 5 इज इक्वल टू 0.2. ठीक है. और फिर उसके अंदर के जो होते हैं 5 वो एवरी 5 इज इक्वल टू 0.04. ठीक है जी, आगे बात समझ में. सो अगर हम 1 सेकंड लेते हैं तो 5 स्मॉल बॉक्स और 25 स्मॉलेस्ट बॉक्स. अच्छा अब हम आते हैं अपने दोबारा उसकी तरफ. टाइम क्या हो रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पीआर इंटरवल गिनना है 0.16 सेकेंड तो कितने स्मॉल बॉक्स होंगे, स्मॉलेस्ट बॉक्सेस होंगे कि मेरा 0.16 सेकेंड हो? वेरी गुड. 4. तो अब यहां देखते हैं. ये देखो 1 2 3 4 और 5. ये 5 बॉक्सेस है तकरीबन, नहीं बल्कि 4 ही हैं. यहाँ से शुरू करेंगे हम. अपनी कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर देते हैं. यहाँ से शुरू करेंगे ना. ये वाले बॉक्स है. मैं डार्क कलर ले लेता हूँ. कलर ये वाला कलर. ये देखो बल्कि 4 ही है. 4 सवा 4 के करीब है. 1 2 3 और ये 4. 0.16 सेकेंड. ठीक है. इसी तरह क्यूटी इंटरवल में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
तकरीबन कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.44 या 0.40 सेकंड्स के बराबर इसका टाइम। ठीक है, आर इंटरवल ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 इसने बताया, वैसे तो 21 होते मगर ये 23 कह रहा है, कोई बात नहीं। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करो तो कितना आंसर आता है जरा? वैसे तो बुक्स 21 कहती हैं मगर ये 23 कह रहा है, कोई बात नहीं, हम 23 मान लेते हैं और रेंज में आ रहा है 9.2 ठीक है। बेसिकली बुक्स कहती है कि आइडियली आर इंटरवल जो होता है वो कितना होता है? 0.81 सेकेंड्स, यानी कि आर इंटरवल इज अप्रॉक्सीमेटली आपका 21 स्क्वायर्स होंगे। कितने स्क्वायर्स होंगे? 21 स्क्वायर्स। ठीक है, तो अगर 21 स्क्वायर्स हों, हम कहें बुक के हिसाब से, तो 0.04 सेकेंड्स हो तो ये तकरीबन बनता है 0.84 सेकेंड। तो एक आर इंटरवल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0.84 सेकेंड्स। अच्छा जी, 0.84 सेकेंड्स 60 डिवाइड बाय 0.84 करो तो क्या आंसर आएगा जरा? 60 डिवाइड बाय 0.84। हाँ जी, क्या? 72। क्या समझे? क्या चीज लाया मैं? 71 और 72 क्या चीज लाया ये मैं? हार्ट बीट। सो वन ऑफ द वे ऑफ calculating the heartbeat is to first calculate the RR interval and divide the 60 seconds by the given RR interval. You will find the हार्ट रेट। ये तो मैंने नॉर्मल बताया। अब इस बंदे के दरमियान ये जो ईसीजी दिखा रहा है, हम इसके हिसाब से करते हैं, ये 0.92 है, तो 60 डिवाइड बाय 0.92 देखो, आंसर करो। मेरे पास कैलकुलेटर भी काम नहीं कर रहा। इसका हार्ट रेट कितना है? सिक्सटी डिवाइड बाय 0.92, हेलो 65। सो ठीक है, 65 भी ओके, क्योंकि नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 to 99। इफ द पर्सनस हार्ट रेट इज बिटवीन 60 to 99, हिज हार्ट रेट इज नॉर्मल। तो एक तरीका मैंने हार्ट रेट का आपको सिखाया, और एक मैंने बात बताई कि ईसीजी के अंदर आप टाइम को किस तरह कैलिब्रेट करोगे। दूसरा मैं तरीका बता के फिर इसको ख़त्म करते हैं। दूसरा ये है कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हो ना, एक बॉक्स, ये होता है 0.5 मिली वोल्ट के बराबर। ये एवरेज फ्रॉम एवरेज फ्रॉम 60 to 99, 60 to 99 का, 100 को हम टैकीकार्डिया में डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा बॉक्स है, वर्टिकली ये 0.5 मिली वोल्ट है, और ये दो बड़े बॉक्स मिला के ये क्या हो जाएंगे? 1 मिली वोल्ट। तो जिस तरह हम टाइम ड्यूरेशन चेक करते हैं, इस तरह हमें मिली वोल्ट के अंदर भी हमें जो लीड है उसको हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी लीड का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। देखो आर का एम्पलीट्यूड है वो तकरीबन 0.9 के करीब है, या हम यूँ कहें कि अप्रॉक्सीमेटली 1 से थोड़ा नीचे। अगर आर का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाए, 1 से ऊपर बढ़ जाए, 2 से ऊपर बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि यार कोई वेंट्रिकुलर एब्नॉर्मलिटी है। अगर पी का एम्पलीट्यूड, जो ये दो बॉक्सेस छोटे बॉक्सेस है, 0.5 तो मिली वोल्ट, तो एक बड़ा बॉक्सेस में 5 छोटे बॉक्सेस हैं, तो ये 0.2 मिली वोल्ट से बढ़ जाए हम कहेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये कोई एब्नॉर्मलिटी है। तो जिस तरह हम टाइम के एब्नॉर्मलिटी चेक करते हैं, उस तरह हमें क्या चेक करना पड़ता है? एम्पलीट्यूड की एब्नॉर्मलिटी भी चेक करना पड़ता है। ओके, सो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, एंड आई एम गोइंग अगेन टू माई स्लाइड। वेयर इज माई स्लाइड? दिस वन आई थिंक, यस। और ये सो यहाँ पे देख लिया 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट।
हमने बता दिया 10 मिलीमीटर क्यों, मैंने कहा था 5 स्मॉल बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स 0.5 मिली वोल्ट है और उस पर 10 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, आप पीछे जाके देख सकते हो। पेपर की स्पीड आपको रखनी है 20 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जनाब 25 स्मॉल बॉक्स थे, याद है, और हर स्मॉल बॉक्स मैंने कहा था 0.4 सेकंड्स के बराबर है, तो उसकी साइज देखे तो 1 मिलीमीटर है, तो 25 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने स्मॉल बॉक्स पास होंगे? 25। अगर एक सेकंड में आपने 50 स्मॉल बॉक्स पास कर दिए तो इसका मतलब है आपने स्पीड क्या कर दी? बढ़ा दी। जब आपने बढ़ा दी तो आपकी सारी कैलकुलेशन उल्टी पुल्टी हो जाएगी, क्योंकि अब आपने एक सेकंड को 25 मिलीमीटर की जगह 50 मिलीमीटर का बना दिया। तो एक सेकंड जो है वो बड़ा स्मॉल बॉक्स जो होगा उसमें जो 5 होंगे वो 0.2 के नहीं होंगे बल्कि वो 0.4 के हो जाएंगे। वो एक लंबी कैलकुलेशन है, उसको आप लोग छोड़ दो। अगर आपकी स्पीड 25 रखनी है तो आज यहाँ तक रखो एंड देन हम लोग फिर इसको आगे देखेंगे, ठीक है। सो ये है, आई डोंट नो हाउ मच यू लाइक इट, बट मैं इसका क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। आई विल अलाउ यू ऑल गाइज टू हैव 1 or 2 मिनट्स। आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।